वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 हिंदी भाषा और संप्रेषण AECC सब्जेक्ट कोड देख लीजिए आप। मैं इसका आपको तीसरा प्रश्न संप्रेषण के माध्यम के रूप में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण का माध्यम के रूप में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आज के समय में संप्रेषण के माध्यम के रूप में जनसंचार माध्यमों ने बहुत तरक्की कर ली है। अब एक दूसरे को संदेश पहुंचाना बहुत आसान हो गया, चाहे वह अपने देश के किसी कोने में देना हो या अपने देश से बाहर। जब से 4G मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी आई है, तब से सब जहां नेटवर्क आसानी से मिल जाता है और बात भी हो जाती है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। संचार जगत में ईमेल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ईमेल के उपयोग या इससे होने वाले लाभ बहुआयामी है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मीलों दूर रहकर भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो ऐप जैसे व्हाट्सएप, गूगल ड्यू, स्काइप, जूम ऐप आदि की सहायता से हम अपने संदेश साझा कर सकते हैं। जन संचार के माध्यम से रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, किताबें आदि से सब को बहुत लाभ हो गया है। मीडिया की सहायता से घर पर ही सब खबर मिल जाती है। परंपरागत माध्यम मनुष्य पुराने ज़माने से अपने विचार, भावनाएं देश को व्यक्त करने के लिए परंपरा से चले आ रहे संचार माध्यमों का उपयोग करता रहा है। परंपरागत माध्यमों में कालानुरूप बदलाव दिखाई देते हैं, पर वह परंपरागत जनसंचार माध्यम को कुछ हद तक आज भी प्रभावी दिखाई देते हैं। धार्मिक संचार माध्यम अलग अलग धर्मगुरु धर्म प्रचार प्रसार हेतु देश तथा विदेश भ्रमण करते थे। अब उनके द्वारा जनसंचार कार्य होता था। वह सब भ्रमण करते थे तो वह तो प्रवचन देते थे, चित्र दिखाते थे, वक्ता सुनाते थे, संगीत या कला का सहारा लेते थे। उसमें भी जनसंचार का कार्य होता था। लोकगीत पुराने ज़माने से लेकर वर्तमान समय तक सामान्य मानव भाव के विचारों को अभिव्यक्त करने की कला लोकगीत है। विभिन्नता में एकता इस देश की विशेषता रही है। इस देश में त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। हर त्योहारों में गीत गाए जाते हैं, जैसे फसल कटाई, बच्चे के जन्म, विवाह, मुंडन आदि समय गीत गाए जाते थे। भारत की ग्रामीण जनता इन गीतों को आज भी बड़े आनंद के साथ गाती है। इस कारण लोकगीत ग्रामीण जनसंचार के प्रभावी माध्यम हैं जो आज भी प्रचलित दिखाई देते हैं, जिससे आज भी जनसंचार का कार्य हो रहा है। लोक कथा भारत में लोक कथाएँ पुराने ज़माने से मौखिक तथा लिखित रूप में एक दूसरे के पास जा रही है। लोक कथा का मूल उद्देश्य लोगों को मनोरंजन के साथ समाज बोध देना यह रहा है। इसमें पंचतंत्र, हितोपदेश, वेताल, पंचवशी, सुखप्रति आदि की कथाएं प्रचलित है, जिससे मानव प्राणी के रहन सहन एवं संस्कारों को बढ़ाने में लोक कथा जनसंचार का कार्य करती है। लोक कथा लोक नाट्य दृश्य वैश्य माध्यम होने के कारण प्राचीन काल से जनसंचार का सशक्त माध्यम है। भारत के हर प्रांत की अपनी अपनी लोक कलाएँ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के नाटकीय रामलीला, पंजाब का भांगड़ा, महाराष्ट्र की लावनी, तमाशा, गोथल, राजस्थान की कठपुतली। आधुनिक माध्यम मानव हमेशा प्रगति की राह पे चलना उचित समझता रहा है। परिणाम स्वरूप जनसंचार क्षेत्र में मानव ने प्रगति की है और
कर रहा है। वर्तमान में कुछ ही पल में संदेश यहाँ से वहाँ हम भेज सकते हैं। विश्व घटित जाना या दृश्य पक्षीय माध्यम हम दूरदर्शन द्वारा देख सकते हैं। आधुनिक जनसंचार माध्यम में प्रथम प्रयास डाक माध्यम द्वारा हुआ है। पहले डाक सेवा सिर्फ राजकीय कार्य तक सीमित थी। बाद में ये सेवा सामान्य जनता के लिए शुरू हुई। रेडियो जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। इसे आकाशवाणी भी कहा जाता है क्योंकि समाचारों को आकाश में प्रसारित कर सामान्य जनता तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंचता, वहाँ रेडियो द्वारा जनसंचार का कार्य होता है। मनोरंजनात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की वजह से रेडियो निरसर और गरीब जनता में लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम आज भी है। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। पहले सिर्फ समाचार रेडियो पर सुन सकते थे, पर दूरदर्शन के आगमन से लोग घर पर ही विश्व में घटित होने वाली अच्छी बुरी घटना का सीधा प्रसारण दूरदर्शन तरंगों द्वारा देख और सुन सकते हैं। इसी कारण वह जनसंचार के माध्यम में प्रभावशाली माध्यम बना है। आत्मविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दूरदर्शन जबरदस्त धर्मयुद्ध छेड़ सकता है और इसकी क्षमता दूरदर्शन में है। इसी कारण दर्शकों की पहली पसंद दूरदर्शन है। दूरदर्शन पर आज कई चैनल हैं जो दिन भर लगातार समाचार प्रसारित करते रहते हैं, जिसमें हर घटना का विस्तृत स्पष्टीकरण भी होता है। इसलिए दूरदर्शन जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञापन आजकल बाजार में आने वाली हर वस्तु और सेवा को मनमोहक जानकारी देने का ठोस माध्यम विज्ञापन है। बाजार में अपना अस्तित्व जमाने के लिए हर उद्योग समूह विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु सेवा दूसरों के मुकाबले कितनी अच्छी है, ये दिखाने का कार्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। विज्ञापन मनुष्य की आशा पुष्टि में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देना है, उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करना, उसमें रुचि उत्पन्न करना, मांग बढ़ाना, बिक्री बढ़ाना आदि है, जिससे आदमी वस्तु की ओर आकर्षित होता है। स्वच्छता, परिवार नियोजन, नशा मुक्ति के विज्ञापनों की ओर आकर्षित होता है। स्वच्छता, परिवार नियोजन, नशा मुक्त के विज्ञापनों द्वारा भी संचार का कार्य होता है। फिल्म दृश्य श्रव्य माध्यम है। वह भी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। जहाँ कलात्मक माध्यम होने के कारण उसमें अभिनय के साथ साथ नाट्य, संगीत, नृत्य, शिल्प का प्रयोग भी होता है। सिनेमा के निर्देशक, गीतकार, अभिनेता गण समाज हित सामने रखकर फिल्म का निर्देशन करते हैं। फिल्म की कथा में सामाजिक समस्या, देश प्रेम, रासायनिक दोस्ती और संस्कृति होती है। कई फिल्मों में बाल मजदूरी, नारी पीड़ा, दहेज समस्या, एड्स, नशा ऐसे जनजगत पूरक विषय भी फिल्म में दिखाए जाते हैं, जिससे जनसंचार का कार्य होता है। कंप्यूटर वातावरण युग में जनसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावी माध्यम कंप्यूटर है। व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष, पर्यावरण चिकित्सा, इन क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह कंप्यूटर द्वारा ही संभव हो सकी है और उससे सफल करने में इंटरनेट बड़ा मददगार साबित हो रहा है। कई कंप्यूटर को जोड़ने का काम इंटरनेट द्वारा होता है। इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में अपना संदेश कुछ ही पल में भेज सकते हैं। सारा विश्व इंटरनेट द्वारा एक सूत्र में बंधा दिया है। छोटी जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। वातावरण इंटरनेट जीवन की शुरुआत बन गया है, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साथ शिक्षा, सामाजिक संबंध, मनोरंजन, चिकित्सा, संकलन जानकारी हमें मिलती है। विदेश में रहने वाले लोग इंटरनेट पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आज ही भारतीय समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। वर्तमान में इंटरनेट जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बना है। इसके अलावा पेजर, सेलुलर फ़ोन, फैक्स आदि द्वारा भी जनसंचार का
आदान प्रदान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। समाचार पत्र सन 1450 में जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा मुद्रण के आविष्कार के बाद संचार साक्षरों के लिए एक वरदान बन गया है। विकसित देशों में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका में 95% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके बाद रूसी लोग का नंबर आता है। भारत में 8वीं शताब्दी के अंत में यानी सन 1780 में अखबार की शुरुआत हुई। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट 1780 में निकलकर अखबार प्रचलन शुरू किया। यह गुजरात भाषा में प्रकाशित भारत का सबसे पुराना अखबार है। इसके पश्चात 1826 में उन्नत मतडन निकला। वर्तमान समय में 41 ऐसे समाचार पत्र हैं जो 100 वर्ष पुराने कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र 150 साल पुराना है। वह हिंदुस्तान टाइम्स ने अभी हाल में अपनी 75 सालगिरह को बनाया है। मैगजीन एक निश्चित समय के बाद फिर से नई जानकारी को अपने स्थान लेकर आती है। इसकी हर नई प्रगति में नई जानकारियाँ, नए विषय व मनोरंजन होता है। मैगजीन को सक्षमतम भनेवसम का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें विभिन्न ज्ञानों का भंडार होता है। आजकल ये मैगजीन विशेषता के लिए अर्थ तो भिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, फैक्ट्स, खेलकूद, आदमियों के लिए वह औरतों के लिए आदि की प्रधानता लिए होती है। प्रत्येक मैगजीन अपने निश्चित पाठकों को आरक्षित करती है तथा पाठक भी अपनी पसंद अनुसार मैगजीनों का चयन करते हैं। यह प्रबंध विज्ञापन की दृष्टि से बहुत उत्तम है क्योंकि इनके द्वारा विज्ञापन अपने लक्षित लक्ष्य तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है। मुख्य मैगजीन को 4 भागों में बांटा गया है। रिकॉर्ड ऑफ कमेंट 80 के दशक में वीडियो के आगमन से कम लागत पर अधिक मनोरंजन करने की सुविधा मिले हर विषय के कसौटों का निर्माण शुरू हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में यह अनूठी उपलब्धि थी। सूचनाओं के प्रसारण से वीडियो समाचार पत्रिकाओं लोगों को लोकप्रियता मिली। वह विभिन्न विश्वसनीय होने के कारण जनता के बीच स्थान बना पाए। चुनाव अभियानों में इन कसौटों का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से हुआ। सबसे पहले 1983 में आंध्र प्रदेश के चुनावों में वीडियो कैसेट उपयुक्त हुए थे। फिर तो सभी राजनीतिक दलों में अपने देश को जनता तक पहुंचाने के लिए कसौटी की जंग चली। डाक सेवाएं डाक से लिखित संदेश भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफों का प्रयोग किया जाता है। यह संदेश परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। डाक सेवाओं में देशों के भीतर एवं शिक्षा के बाहर संदेश भेजने की सेवाएं दी जाती है। डाक भेजने और पाने वाला दोनों एक ही देश में रहते हैं तो यह अंतर्देशीय डाक सेवा कहलाती है। जबकि डाक भेजने वाला और पाने वाला दोनों अलग अलग देश में रहते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा कहते हैं। टेलीग्राम ये एक प्रकार का लिखित संप्रेषण है। इसके माध्यम से संदेश को शीघ्रता से दूर स्थानों में भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग अति आवश्यक छोटे संदेशों के संप्रेषण के लिए किया जाता है। ये सुविधा टेलीग्राफ ऑफिस में उपलब्ध होती है। फैक्स या फैक्सी फाइल में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हस्तलिखित अथवा मुद्रित विषय को दूर स्थानों को भेजा जा सकता है। टेलीफोन लाइन का प्रयोग कर या मशीन दस्तावेज की हूबहू नकल प्राप्त करने की फैक्स मशीन पर भेज देती है। आज
व्यावसायिक में लिखित संप्रेषण के लिए इनका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। वॉइस मेल यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसके द्वारा आने वाले टेलीफोन को प्राप्त करके उसका जवाब दिया जाता है। वॉइस मेल में कंप्यूटर की मेमोरी द्वारा टेलीफोन से आए संदेशों को जमा किया जाता है। टेलीफोन करने वाला वॉइस मेल का नंबर डायल करता है और फिर कंप्यूटर द्वारा दिए निर्देशों का पालन कर आवश्यक सूचना ले सकता है। लोग वॉइस मेल पर अपना संदेश रिकॉर्ड भी करा सकते हैं और फिर उसका जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा हुआ, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।